Over to you then. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। और आप सबका मैं पुनर्स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में NXT 2025 का जो भव्य आयोजन यहां नई दिल्ली में हो रहा है, पहली दफा हो रहा है। और अब हमारे अगले मेहमान जो हैं हमारे बीच आ चुके हैं और मैं हमारे दर्शकों को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस अगले सेशन का लाइव ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो खास करके the foreign guests with us today, our next session may be in the language of Hindi, but you can hear the live translation of it as well if you put on the headsets which are on all the tables here. So if you put those on, there will be a live translation in Hindi, in English, as we've been doing for our English sessions today, where you have been hearing it in Hindi as well. And there was also a session in Russian today, which you also heard in English. मगर जो हमारा थीम है अगले सेशन के लिए वो है विकसित हरियाणा, नेक्स्ट इन हरियाणा, क्योंकि हमारे संग जुड़ गए हैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी। तो पहले तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। नैब सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू उदय जी, थैंक यू। जो थीम है नेक्स्ट इन हरियाणा का, विकसित हरियाणा का, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, व्हाट इज नेक्स्ट इन हरियाणा लुकिंग लाइक? हरियाणा का भविष्य आपके नजरिए से क्या लग रहा है इस वक्त? देखिए उदय जी, थर्ड टर्म की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तत्वाधान के अंदर ये आई है। अगर आप लोग देखेंगे 2014 से पहले का हरियाणा और आज 2025 का हरियाणा, गति से बदलता हुआ हरियाणा हमारा। मुझे खुशी है कि आज इन 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के हर जिला को 4 लेनिंग रोड से टच किया है, जोड़ा है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लेनिंग से ना जुड़ा हो। आने वाले समय के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा कि हरियाणा में जो कनेक्टिविटी दिल्ली के नज़दीक लगी है, एयरपोर्ट के नज़दीक लगी है, अगर हम किसी भी हरियाणा के एरिया से चलते हैं तो लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की कनेक्टिविटी वो लग रही है। हमारा ये विजन रहेगा कि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री वो लगे, इन्वेस्ट हो। उसके लिए हमने बड़ी एक रचना योजना वो बनाई है। अभी जो हमारा ये बजट सत्र चलने वाला है, इस बजट सत्र के अंदर भी हमने इससे पहले हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पदाधिकारी थे, जो उनके एसोसिएशंस के मेंबर थे या इंडस्ट्री के हमारे एसोसिएशंस के मेंबर थे, इन सब लोगों से हमने इस बजट के अंदर भी प्री बजट को लेकर के चर्चा की है कि आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा में इंडस्ट्री आए उसके लिए क्या कर सकते हैं। और उसके लिए एक अलग भी हमने बड़ी प्लानिंग की, हमारा इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर आए, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार का वातावरण आज हरियाणा के अंदर है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री यहाँ पर लगे और मैं यहाँ पर अपना कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाऊं। उसके लिए सरकार हमेशा उसमें सरलीकरण करते हुए हम लगातार कि ज़्यादा लोग आए, उनको दिक्कत ना आए। चाहे हमने जो एक अपना अलग शेल बनाया है HPC हरियाणा जो को लेकर के, कि कोई व्यक्ति अगर सिंगल रूफ सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम उसको लेकर के अगर कोई एक एप्लीकेशन उसमें देगा तो उसकी पूरी NOCs के साथ उसका टाइम बाउंड तय करते हुए हमने वो तय किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए और उसको दिक्कत परेशानी ना हो। सरकार उसके हेल्प में काम करेगी ताकि यहाँ पर
इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, उसको लेकर के हम पूरी रचना योजना हमारी बन रही है। हमारा एक टारगेट ये भी है कि हम हरियाणा के अंदर एक इन्वेस्टर मीट्स वो भी जल्दी ही करने वाले हैं, ताकि उसके लिए भी हम कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित कर सकें और यहाँ पर वो अपना इंडस्ट्री के अंदर वो लगा सके, इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए हमारी रचना योजना पूरी है। आज इस मंच पे काफी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा हुई है, उठे हैं, तो मैं एक ऐसा ही मुद्दा पे आपसे अगला सवाल करना चाहता हूं। आपने इनफैक्ट पिछले साल जो हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हुए थे, वो चुनाव में भी आपने एक इच्छा जताई थी कि जो डंकी रूट से, जो आपके राज्य से जो लोग विदेश जाते हैं, वो खत्म करने की इच्छा आपने तब जताई थी। मगर अब भी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बेरोजगारी की वजह से, झूठे दिलासों की वजह से लोग जो हैं हरियाणा से पलायन कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं इन गैर कानूनी रास्तों से। और हमने ये भी देखा है कि हाल ही में अमेरिका से आए भी थे कुछ लोग वापस भारत, जिस तरीके से वो लाए गए थे उस पर भी काफी लोगों ने आपत्ति जताई है। मगर ये जो सिलसिला है पलायन का और खास करके गैर कानूनी रास्तों से, डंकी रूट से पलायन जो होता है, उसको आप कैसे रोकेंगे? इस पे आपकी क्या इच्छा है? देखिए उदय प्रताप जी, मैं आपको आज मैं धन्यवाद करता हूँ नेक्स्ट चैनल का, जिसके माध्यम से आज ये बात रखने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि हम गलत रास्ता इख्तियार ना करें, क्योंकि उससे हमारे जीवन को भी खतरा है। हम गलत रास्ते से जाते हैं, कई कठिनाइयाँ हमारे शरीर को सहन करनी पड़ती हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और भयानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये रास्ता हम नहीं अपनाना चाहिए। हमने एक विदेश सहयोग विभाग उसका गठन किया है, उसके माध्यम से अगर कोई एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, व्यापार के लिए बाहर जाना चाहता है, रोजगार के लिए बाहर जाना चाहता है, हमने उसके ऊपर पूरी एक योजना बनाई है। उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सरकार उसके अंदर सहयोग करेगी। हमने कुछ युवाओं को भी बाहर भेजने का काम विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से किया है, ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ना ही उनका पैसा गलत तरीके से खर्च हो। उनका जो हमने युवाओं को भेजा है, मात्र टिकट का किराया ही उनका लगा है और उसके माध्यम से लगभग हमने जब से विदेश सहयोग विभाग बनाया है 350-400 युवाओं को हमने बाहर भेजने का काम किया है और हम इसको और गति से बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि युवा एक ठीक रास्ते से अगर वो बाहर जाना चाहे वो बाहर जा सकता है। मैंने चर्चा भी की है उदय प्रताप जी कि हम अगर कोई रोजगार करना चाहता है, कोई बाहर व्यापार करना चाहता है, कोई बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो सरकार एक ठीक तरीके से उसको बाहर भेजने का काम करेगी। उसके लिए हम लगे हुए हैं और हमने जो इस प्रकार के डोंकी रूट से जो गलत रास्ते से बाहर जा रहे हैं या भेजने का काम कर रहे हैं, हमने उसकी भी कहा है कि इसकी एक बार जांच करिए, जांच करके देखिए कि गलत रास्ते से कोई बाहर ना जाए। और मैंने इस बात को भी कहा है कि पिछले दिनों कि उदय प्रताप जी, हम विधानसभा में इसके ऊपर एक एक्ट भी बनाने वाले हैं, ताकि बाहर जाने का जो एजेंसीज हैं या जो बाहर भेजने वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सरकार के पास रजिस्टर्ड करें कितने लोगों को बाहर भेज रहे हैं, उसका बाकायदा रिकॉर्ड हमारे पास हो और उस रिकॉर्ड से ही हम सारी जानकारियां कलेक्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति गलत रास्ते से बाहर ना जाए, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो बाहर रास्ता जो गलत रास्ते से भेज रहे हैं, उसके ऊपर भी हम उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन कौन किस किस तरीके से बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। हम एक्ट बना करके उसका एक कानून प्रक्रिया के अंदर उसको लेकर के आएंगे, ताकि कोई गलत रास्ता अख्तियार ना कर सके। आने वाले सेशन में ये दिख सकता है, आप ऐसा कह रहे हैं, मगर एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग विदेश जाते हैं, लोग आपके राज्य से बाहर जाते हैं, वो है बेरोजगारी। और प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आरोप लगाते हैं कि हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए उदय प्रताप जी, मैं अगर पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की बात करूं, 6.6
मेरे ख्याल से लगभग इतनी फिगर है। हरियाणा की अगर हम देखें पूरे देश के अंदर 4.54 ऐसा मेरे ख्याल से बेरोजगारी दर है। अगर हम हिमाचल की जहां कांग्रेस सरकार है, अगर हुड्डा साहब ये बात कह रहे हैं, अगर हिमाचल की देखें तो 9.34 के लगभग है, मैं आंकड़े देख रहा था, 9.34 ऐसा कुछ होगा। बहुत नीचे हमारा स्कोर है हरियाणा का। अगर हम पंजाब का देखें, पंजाब के अंदर भी 7 पॉइंट कुछ है। तो लगातार अगर पड़ोसी राज्यों के बारे में आंकलन करें, हमारा हरियाणा बेरोजगारी के मामले में आंकड़ों के उसमें, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है केंद्र सरकार की, वो आंकड़े तय करती है और उसके आंकड़े वो आते हैं, उसके अनुसार ही हम उस जो सर्वे करते हैं, सर्वे के आधार के ऊपर हमारे पास फिगर आती है। उस फिगर के अंदर हम 4.34 के ऊपर हैं, इतने आंकड़े हमारे हैं। परंतु लगातार जिस प्रकार का दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि बेरोजगारी फैल गई है, बेरोजगारी फैल गई है। मैं अभी विधानसभा के जस्ट हमारे हरियाणा के अंदर उदय प्रताप जी चुनाव हुए हैं, चुनावों के अंदर किस प्रकार का वातावरण विपक्ष ने खड़ा किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगने का काम किया कि मेरे हिस्से में तो 2000 नौकरी आती है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था, घोषणा पत्र में कहा था, इनका घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा की कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। 2 लाख नौकरी घोषणा पत्र के अंदर घोषणा करते हैं और इनके विधायक इस प्रकार से वोट मांगते हैं कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आती है, आप मुझे वोट दें, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोलता है कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी आती है, मैं अपने हिस्से के अनुसार दूंगा। एक व्यक्ति इनका बोलता है कि आप मुझे 50 वोट दें, मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। किस प्रकार से नौकरियों को नीलाम करने की प्रक्रिया, जो इनकी सोच थी, वो सोच 2014 में से पहले जिस प्रकार से नौकरियां हरियाणा में मिलती थी, पर्ची और खर्ची से मिलती थी, वो दोबारा फिर वातावरण हरियाणा में खड़ा करना चाहते थे। परंतु मैं उदय प्रताप जी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर 1,71,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि हमने अभी अपने संकल्प पत्र में कहा है, आने वाले 5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार हर वर्ष 2 लाख और बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। उदय प्रताप जी, मैंने जैसा अभी बात भी कहा है कि हमारे हरियाणा के अंदर हम बड़ी इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, और उसके लिए हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा है कि हम 10 जिलों के अंदर IMT बनाएंगे। जिस प्रकार से खरखौदा IMT बना है और उसमें बड़ी इंडस्ट्री आई है, 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हमारा मारुति के अंदर आया है, रेलवे कोच फैक्ट्री आई है हमारी, और कई बड़ी इंडस्ट्री इसके अंदर आ रही है लगातार। हम और उसके अंदर प्रयास करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर हम हरियाणा के अंदर 10 और जिलों के अंदर नई IMT लगाएंगे, जिस एक IMT के अंदर लगभग हमारा टारगेट है कि उस क्षेत्र के 50,000 युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और उसके अंदर हम लगातार इसके अंदर काम कर रहे हैं, और अब हम 3 गुना गति से, हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार, नॉन स्टॉप सरकार, हम 3 गुना गति से काम करेंगे ताकि इस बेरोजगारी के ऊपर गति से हम और काबू पा सकें। नहीं, इस तीसरे कार्यकाल पर मैं आऊंगा, मगर क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट इन हरियाणा में क्या कुछ आने वाला है ये हमें पता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की वोटिंग आ रही है। नगर निकाय चुनाव इस वक्त चल रहे हैं हरियाणा में। पार्टी ने इस बार फैसला किया है, बीजेपी ने, कि आप अपने ही सिंबल पे प्रत्याशी जो हैं उतार रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। क्या लग रहा है इस वक्त मूड क्या है, नगर निकाय में क्या होने वाला है बीजेपी का? उदय प्रताप जी, मैं पिछले लगभग 15 दिनों से हरियाणा के हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर
मुझे जाने का अवसर मिला है। हरियाणा के लोगों का जो प्रेम, जो प्यार, जो आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब दिल्ली के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस नॉन स्टॉप तीसरी बार 0 पे आउट हुई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर भी जब 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस पार्टी हरियाणा से 0 पे आउट करने का काम हमारे हरियाणा के लोग करेंगे। क्योंकि हमारी सरकार ने जो लगातार हरियाणा को बदलने का काम किया है, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। उदय प्रताप जी, अगर हरियाणा के हम बारीक से बारीक जगह पर भी नजर डाल करके देखें तो बदलता हुआ हरियाणा, गति से बदलता हुआ हरियाणा हमें दिखाई देता है। कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी भी पूरे खड़े नहीं कर पाई, और जिस प्रकार का उनकी पार्टी के अंदर दवेश है, उन्होंने लिस्ट तो जारी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। एक भी स्टार प्रचारक कहीं हमें कार्यक्रम में करता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैं इतने स्थानों के ऊपर गया हूं, कहीं कांग्रेस के अंदर कोई उत्साह, कोई जोश दिखाई नहीं दिया। उनका जोश और उत्साह बिल्कुल 0 हो गया है, और कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 12 मार्च को ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगा, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश के विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं ये पूरा देख रहा हूं, और मैं अपील भी करूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो विकास को वोट दें, क्योंकि ये सरकार गति से विकास करने वाली सरकार है। आप विकास का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक और आरोप का जिक्र करता हूं जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने लगाया। कुलदीप शर्मा जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि विकास कार्य करने की नियत ही नहीं है बीजेपी की। देखिए उदय प्रताप जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके उन्होंने अपनी हाजिरी लगवानी होती है पब्लिक के अंदर, वो लगाएं। परंतु जब 100 दिन सरकार ने हमारी पूरे किए हैं, मैंने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से बात किया था। मैंने गति से ऐसे 18 संकल्प थे हमारे, जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखे थे। 18 संकल्प, जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। ऐसे संकल्पों को हमने पूरा किया है। 240 संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में लिए। 100 दिन के अंदर हमने 18 को पूरा किया। 10 ऐसे संकल्प हैं जो शीघ्र ही 2-4 दिन 5 दिन के अंदर वो भी शामिल हो जाएंगे, जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। 28 वायदे 100 दिन के अंदर पूरे हमने गति से किए हैं। और उदय प्रताप जी, ऐसे ऐसे विषय हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 8 मार्च के बाद जब ये रिजल्ट आएगा, 8 मार्च के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी किडनी का पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में जाकर के डायलिसिस कराना पड़ता है। महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, कहीं 4 बार भी वो डायलिसिस कराता था। 25 से 30 हजार रुपया उसका हर महीने खर्च आता था। हमने इसके अंदर आगे बढ़ करके काम किया। हमने कहा था, विधानसभा चुनाव में कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जितने हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और हरियाणा के जितने भी पीजीआई हैं, उन सब में डायलिसिस फ्री होगा। आज 8 तारीख के बाद फ्री चल रहा है। मैंने उदय प्रताप जी एक बात और कही थी, कांग्रेस रोजगार देने की बात करती है। रोजगार के अंदर बाधा बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैंने जब ये बात कही थी कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, लगातार रिजल्ट निकल रहे थे, 15,000 के करीब मैंने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। और उसके बाद क्योंकि 1 महीने पहले जो मेरा शेड्यूल बना हुआ था, वो पूरा 100 दिन का शेड्यूल बना हुआ था, उससे 1 महीने 45 दिन पहले ही चुनाव आचार संहिता लग गई। पहले आचार संहिता लग गई तो रिजल्ट से वो रुक गए। इस प्रकार का झूठ का बवंडर कांग्रेस ने खड़ा किया कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। भाई मखा, कांग्रेस पार्टी कहां आ रही है? कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है।
लोगों को ट्रांसपेरेंसी शासन दिया है। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी शासन देने का काम किया है। और उसका परिणाम यह है कि जब इतना बड़ा बॉर्डर खड़ा किया तो हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए और कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि ये कोर्ट में गए, चुनाव आयोग के पास गए और उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने युवाओं को कहा कि मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु एक वायदा आपसे करता हूं, मैं आपके सामने एक संकल्प लेता हूं। 25,000 युवाओं का रिजल्ट था। हरियाणा के अंदर पहली बार इतनी बड़ी नौकरी एक समय के अंदर जिन्होंने हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी नौकरी पहली बार देने का काम हमारी सरकार ने किया। मैंने उनसे संकल्प किया था कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है इस बात का कि हमने उस बात को पूरा किया है। 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर हमने शपथ लिया। ये हमने हरियाणा के इतिहास में पहली बार किया। गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी। इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि एक और आरोप आ रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला। वो कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियों का सवाल है, तो आपको अन्य राज्यों के लोग और प्यारे हैं हरियाणा वासियों से। ग्रुप ए बी सी में उनके नाम क्यों आते हैं? देखिए, पहले तो मैं उदय प्रताप जी कहना चाहूंगा, हमारे सुरजेवाला साहब बड़े सीनियर नेता हैं, पर ट्वीट मास्टर है। ट्वीट बड़ी जल्दी करते हैं। ट्वीट तो इतनी जल्दी करते हैं, धरातल पे भी नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुरंत ट्वीट करते हैं। पता नहीं कहां से खबर आती है उसको। ट्वीट के मास्टर हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कई नौकरियां ऐसी होती है हरियाणा, ये जो HPSC की नौकरियां हैं, अगर आप लोग देखेंगे पूरे देश से लोग आते हैं। कई नौकरियों के अंदर हम बाध्य नहीं कर सकते। उसके अंदर जब ओपन होता है, ओपन के अंदर कुछ बच्चे बाहर से भी आ जाते हैं, वो कोटा भी होता है उसका भी, हमने 10% लेना है, हमने 20% लेना है, वो बाकायदा कोटा होता है उन नौकरियों के अंदर, वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु हमारे हरियाणा के बच्चे हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहे हैं, वो पता नहीं कहां से जानकारियां इस प्रकार की रखते हैं। वो मैं ये कहना चाहूंगा, आप देख भी रहे हैं, इतने बच्चे हरियाणा के नौकरी लगे हैं, गरीब परिवार के लगे हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है, अगर छोटा गांव है जिसके अंदर मात्र 1,000-1,500 आबादी है, उस गांव के अंदर से मिनिमम 5 बच्चे लगे हैं। और जिस गांव की आबादी लगभग 5,000 से 10,000 है, उस गांव के अंदर 300 से 350 बच्चे लगे हैं। ये रिकॉर्ड है, हरियाणा प्रदेश के हर गांव का रिकॉर्ड है। ये पता नहीं कहां से जानकारियां कलेक्ट करता है। मैं तो यही बात आपको कह रहा हूं कि ट्वीट मास्टर है, ये तुरंत ट्वीट कर देता है, इसको जानकारी। एक और वो आरोप लगाते हैं, ट्वीट करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण देने का ठीक काम नहीं कर पा रही बीजेपी, कहीं ना कहीं शर्तों में झांसा दे रही है पिछड़ा वर्ग को। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं उदय जी। आज तक कांग्रेस पार्टी ने OBC को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनकी सुविधाओं की अगर कभी भी कोई बात आई, उसको इग्नोर किया है, उसकी फाइल को दबा दिया है। ये आप लोकसभा के अंदर राजीव गांधी जी की अगर आप डिबेट निकाल करके देखें, तो उस डिबेट के अंदर भी आधे घंटे की डिबेट है। खड़ा होकर के लोकसभा के अंदर इस बात का विरोध किया कि OBC आयोग नहीं बनना चाहिए। ये राजीव गांधी की डिबेट है, आप निकाल करके देखिए। चाहे जो हमारे रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट OBC की जो 1992 के करीब में जब ये एक एजिटेशन चला था, उस एजिटेशन के अंदर, और चाहे शुरू में रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट को लेकर के, परंतु आप लोग अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने उन रिपोर्टों का सम्मान नहीं किया, उनको डस्टबिन में डालने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के OBC वर्ग को सम्मान दिया है, OBC आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियां दी, और उसके अंदर संवैधानिक शक्तियां आयोग नहीं बनाया। OBC के बच्चे आज केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के अंदर
उनको 27% का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की नौकरियों के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोग के माध्यम से 27% का आरक्षण देने का काम पहली बार ओबीसी वर्ग को किया है। और मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का। मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर 27 ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का काम वो पहली बार किया है। नहीं तो रिकॉर्ड इतिहास उठा करके देख लीजिए, कुछ भी बात बोलते रहते हैं कांग्रेस के लोग। ये तो खाली ट्वीट करने के मास्टर हैं। ये अगर इनके बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाए कि आपने क्या किया है, ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, ओबीसी को रैलियों में बुला करके भीड़ इकट्ठी करने का काम इन्होंने किया है। 55 साल तक ओबीसी का शोषण करते रहे। 55 साल कोई छोटा नहीं है कार्यकाल। 55 साल तक ओबीसी का शोषण करते रहे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को सम्मान दिया है। जी चलिए, आखिरी सवाल आपसे मैं करता हूं मुख्यमंत्री जी। जैसे आपने कहा कि इतना कुछ ही माह बीते हैं तीसरे कार्यकाल के बीजेपी के, इतना कुछ ऑलरेडी हासिल कर दिया है, लक्ष्य आपने बता ही दिया आने वाले माह और सालों का आपका क्या है। मगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि बजट सत्र आ ही रहा है, हरियाणा के प्रदेशवासियों क्या उम्मीद करें इस बजट में, क्या कुछ मिलने वाला है उनसे? देखिए उदय प्रताप जी, बहुत अच्छा आपने बात पूछी है। हमने बजट सत्र को लेकर के हर वर्ग से संपर्क किया है, हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं। मैंने युवाओं के बीच में जाकर के युवाओं से भी प्री बजट युवाओं के साथ चर्चा की है, उनसे सुझाव मांगे हैं। मैंने महिला उद्यमियों से भी सुझाव मांगे हैं। मैंने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे सुझाव मांगे, उनके बीच में जाकर के मांगे हैं। मैंने जो प्रगतिशील या किसान हमारे हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हमारे एफपीओज हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, ऐसे किसानों से भी हमने बैठ करके सुझाव लिए हैं कि आपके क्या सुझाव हैं, इसके अंदर हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके। हमने इंडस्ट्रीज के लोगों से सुझाव लिए हैं। हमने जो हमारी प्रतिनिधि महिलाएं हैं, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, हमारी जो नमो ड्रीम दीदी हैं, हमारी लखपति दीदी हैं, उन सबको बुला करके हमने उनसे भी अलग अलग सुझाव मांगे हैं। हमने सीए से सुझाव मांगे हैं, हमने स्टार्टअप से सुझाव मांगे हैं। हमने स्टार्टअप्स को बुलाया, उनके सुझाव लिए और उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्टार्टअप हमारे बीच में आए। कहीं ने तो यहां तक बताया स्टार्टअप्स ने कि मैंने जीरो बैलेंस के ऊपर अपना काम शुरू किया और जीरो बैलेंस से शुरू करके आज मेरी टर्नओवर 100 करोड़ को पार कर गई है। ये गजब का एक्सपीरियंस मेरे पास उन स्टार्टअप से मिला है, मुझे खुशी मिली है। और मैंने उनसे सुझाव मांगे हैं कि आप हमारे लिए एक आइकन के रूप में काम कर सकते हैं, हमारे युवाओं को इसके बारे में आप प्रेरित कर सकते हैं, उनको जानकारी मिल सकती है कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति किस प्रकार से अपना स्टार्टअप, अपना काम शुरू करता है और वो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनता है। इस प्रकार का हमने उनसे सुझाव लिए। हम अपने इस बजट के अंदर भी उनके सुझावों को सम्मिलित किया है और हमने सीए से भी सुझाव मांगे हैं। अभी हम और भी कुछ हमने और कार्यक्रम करने हैं। हमारे जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं उनसे भी हमने सुझाव लिए हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या आपके अच्छे सुझाव आएंगे। हमने पोर्टल भी लॉन्च किया है उदय प्रताप जी। पोर्टल के ऊपर भी हमने लोगों के, हरियाणा प्रदेश के सुझाव मांगे हैं। लगभग 9.5-10 हजार सुझाव हमारे पास आए हैं जिनको हम इसके अंदर सम्मिलित करेंगे और उसके ऊपर हम ये बजट तैयार कर रहे हैं जिसका लाभ मेरे आने वाले हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित का ये बजट होगा, उनके लाभ का बजट होगा। हमने हर वर्ग से सुझाव लेकर के इसको बजट को हम पेश करने वाले हैं। चलिए, यहाँ उद्योग के भी काफी लोग हैं और स्टार्टअप्स के भी काफी लोग हैं, वो बहुत प्रोत्साहन उनको मिलेगा आपकी बातों से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। आप हमारे पहले ये जो एडिशन है NXT 2025 में आप आए, शिरकत किए, बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। नैब सिंह सैनी, CM हरियाणा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू उदय प्रताप।
Thank you, Uday. Thank you, Seni ji, for that wonderful session, a fruitful discussion. And this is